नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। खबर मुरादाबाद से है, जहां बच्ची से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगने के मामले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। थाना पाकवाड़ा में मदरसा की एडमिशन सेल इंचार्ज, प्रधानाचार्य और एक अन्य स्टाफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कई गंभीर धाराओं में केस फाइल हुआ है। 8वीं क्लास में एडमिशन के लिए मदरसा मैनेजमेंट ने बच्ची से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट की डिमांड की थी। मेडिकल टेस्ट कराने के बाद ही मदरसे में एंट्री देने की मदरसा मैनेजमेंट की तरफ से बात कही गई थी। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। परिजन ने अभद्रता कर मदरसे से बाहर निकालने का आरोप भी लगाया था। इधर कल एसएसपी से मिलकर परिजन ने शिकायत की थी। पीड़ित परिवार चंडीगढ़ का रहने वाला है। परिजन की तहरीर के आधार पर जामिया असानुल बनाता गर्ल कॉलेज यानी कि आरोपी मदरसे पर केस दर्ज हो गया है। यह बड़ी कार्रवाई हम आपको बता रहे हैं। महज 8 साल की बच्ची से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट इस मदरसे ने मांगा था और उसके बाद परिजन ने बदसलूकी करने का आरोप भी इस मदरसे पर लगाया था। और इसी के बाद न्यूज 18 ने इस खबर को प्राथमिकता से दिखाया, जिसका बड़ा असर हुआ है। देखिए, एक मदरसा जो लोधीपुर में थाना पाकवाड़ा क्षेत्र है, वहां पर एक व्यक्ति जो चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, उन्होंने एसएसपी सर को एक एप्लीकेशन दी है। इसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी के कैरेक्टर पे, जो बेटी वहां पढ़ रही थी, पिछले साल उन्होंने एडमिशन कराया था, उसके कैरेक्टर को लेकर के काफी उसके ऊपर कमेंट किए गए और उसके बाद उसको वहां से टीसी देकर के जबरदस्ती निकाल के किसी मदरसे से बाहर कर दिया गया। इसमें हम लोगों ने उसकी जांच कर रहे हैं। हमारी तरफ से जांच के लिए उस एप्लीकेशन को भेजा गया है और जांचोपरांत जो भी फैक्ट्स इसमें निकल के आएगा, उसके हिसाब से इसमें वैधानिक कार्रवाई। मुरादाबाद के मदरसे में बच्ची से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगने के मामले का महिला आयोग ने भी इधर संज्ञान ले लिया है। महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने कहा कि अभी तक उनके पास कोई लिखित शिकायत नहीं आई है। शिकायत मिलते ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस पूरे मामले पर की जाएगी। स्कूल है, मदरसे हैं, घर में ही इतना शोषण होता है, तो मुझे लगता है कि बहुत ही घटिया बात है और इन चीजों से इन महिलाओं को भी निकलना चाहिए और इनको मदद भी इनकी करना चाहिए। पुलिस के में अगर एफआईआर वहां हुई है, पुलिस में जो भी जांच आती है, तो उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई मिलना चाहिए। अब मैम, इस मामले पर क्या महिला आयोग भी कुछ स्टेप लेगा इसके आगे? देखिए, अभी हमारे पास ऐसे लिखित में कोई मामला नहीं आया। अगर आएगा तो हम 100% स्टेप लेंगे और मुझे लगता है कि लेना भी चाहिए और कड़ी कार्रवाई की मांग भी करना चाहिए, जो हम कर रहे हैं। अगर नहीं भी आया तो उस पर कड़ी कार्रवाई तो जरूर होना चाहिए। वहीं 8 साल की बच्ची से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगने के इस पूरे मामले पर राजनीतिक दलों ने भी निंदा की है। समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने ऐसे मदरसों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। और बेहद अफसोसनाक ये वाकया है और मदरसे के लोगों को इस तरह का कोई वर्जिनिटी या उसका सर्टिफिकेट लेने का कोई अधिकार नहीं है। और एक बाप और बेटी के इतने पवित्र रिश्ते हो, इतने पाक रिश्ते हो, अगर आप एक ही चश्मे से देखेंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में तो ये बाप बेटे का रिश्ता जो है, बाप बेटी का रिश्ता है। क्या इसी को शिक्षा कहते हैं? यही शिक्षा है क्या? इसी तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाएगा, शिक्षित किया जाएगा? बच्चे क्या सीखेंगे? 7वीं क्लास में क्या मानसिकता होती है? जिस तरीके से बच्ची की मानसिक स्थिति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, ये संविधान के विरुद्ध है, कानून के विरुद्ध है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। इस तरीके के मदरसे तुरंत बंद किए जाएं, तुरंत बैन किए जाएं। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर स्थित वजू खाने का कपड़ा बदलने का आदेश जिला कोर्ट की तरफ से दे दिया गया है। सुनवाई के दौरान जिला कोर्ट ने कपड़े को बदलने का आदेश दिया है। कोर्ट ने प्रशासन को इसका जिम्मा सौंप दिया है। 29 अक्टूबर को सुबह 9 बजे दोनों पक्ष के सामने कपड़ा बदलने की तारीख तय की जाएगी। प्रशासन मौका मुआयना करके तारीख तय करेगा। हालांकि कोर्ट ने दोनों पक्षों के मौखिक सहमति दे दी है। डिफेंडेंट जो गवर्नमेंट है, उनके द्वारा एप्लीकेशन डाली गई थी, क्योंकि ताले के ऊपर जो कथित वजूखाना है वो सील्ड है ऑलरेडी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से और जो नीचे की सिविल सीनियर डिवीजन के ऑर्डर से। तो उसको जो है, उसका कपड़ा फट गया है, तो उसको चेंज करने के लिए सरकार द्वारा एप्लीकेशन दिया गया था। तो ऑनरेबल कोर्ट का ये व्यू था, ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज साहब का, कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऑलरेडी इसको ड्यूली प्रोटेक्ट किया गया है।
तो ऐसी परिस्थिति में दोबारा जो है इसको ऑर्डर करने का कोई मतलब नहीं है। जो भी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है। तो ऐसी परिस्थिति में जो है सारी पार्टीज का अगर मौखिक सहमति हो जाती है तो मौखिक सहमति होने के बाद वहां पर कपड़े को चेंज किया जा सकता है या उसी के ऊपर लगाकर उसको ड्यूली प्रोटेक्ट दोबारा किया जा सकता है। तो इस विषय पर सहमति सब लोगों की मौखिक सहमति बनी है। पहले तो सोमवार का डेट दे रहे थे, तो हमने बोला कि सर छठ है, हम लोग का पूजा करते हैं, तो बोले ठीक है 29 को ऑर्डर लिखवाए हैं वादी प्रतिवादी सबको, और ये उस दिन जाना है। 29 को हम लोग आएंगे और 30 को हम लोग को 9 बजे वहाँ हम लोग को जाना है। 30 तारीख को 30 तारीख कि चूंकि सील कपड़ा सड़ गया है, ऐसे में उस पर अंदर किसी तरीके का स्थिति बदली न जाए, इसलिए उस कपड़े को बदलने का मामला मंदिर पक्ष ने उठाया था। अब जिला प्रशासन के एप्लीकेशन पर जिला जज ने ये निर्णय दिया है कि 29 तारीख को एक बार फिर इस मामले में एक सुनवाई हो जाएगी। हालांकि ये सुनवाई किसी डिसीजन के लिए नहीं, सुनवाई इसलिए है क्योंकि एक टेक्निकल टर्म है कि जब जिला प्रशासन ने एप्लीकेशन दी है तो वो एप्लीकेशन डिस्पोज होगी, उसके बाद 29 तारीख को ही या फिर नेक्स्ट डेट यानी कि 30 तारीख को दोनों ही पक्ष जिला प्रशासन के साथ वहां पर जाएंगे और दोनों पक्ष की मौजूदगी में जिला प्रशासन उस सील कपड़े को, जिस कपड़े से वजूखाना सील किया गया है, उस कपड़े को बदलेंगे। तो दोनों पक्षों की सहमति हो गई है। अब ये तय हो गया है एक तरीके से कि कपड़ा वो बदला जाएगा। इधर लखनऊ में सीएम योगी ने लोक निर्माण विभाग के साथ मीटिंग की। मीटिंग में मुख्यमंत्री ने पीडब्ल्यूडी विभाग के अफसरों के वित्तीय अधिकारों को बढ़ाने का आदेश दिया है। यह बदलाव करीब 30 साल बाद प्रदेश में लिया गया है। पीडब्ल्यूडी अफसरों ने अधिकार करीब उनके 5 गुना बढ़ गए हैं। अब मुख्य अभियंता 10 करोड़ तक के काम को मंजूरी दे सकेंगे, वहीं अधीक्षण अभियंता को 5 करोड़ तक के कामों को मंजूरी देने का अधिकार दिया गया है। सीएम योगी इस फैसले से पीडब्ल्यूडी के कामों में तेजी देखने को भी मिलेगी। लोक आस्था के सबसे बड़े महापर्व छठ पर दिल्ली में खुद वीएचपी दुकानें लगाएगा। वीएचपी का कहना है कि वो मुसलमानों को दुकान नहीं लगाने देंगे। वीएचपी ने घोषणा की कि दिल्ली के सभी 30 जिलों में विश्व हिंदू परिषद स्टॉल लगाकर श्रद्धालुओं को पूजा सामग्री उपलब्ध कराएगी ताकि हिंदू त्योहारों की गरिमा कायम रह सके। तय किया है कि दिल्ली के अंदर जितने भी हमारे जो पूजा के पंडाल हैं या जो जहाँ पूजा के स्थल है, जहाँ पर हमारा जो छठ पूजा को मनाने वाला समुदाय बहुतायत में रहता है, वहाँ के स्थानों पर हम जगह जगह पर हम जो एक सनातन प्रमाणन का एक व्यवस्था कर रहे हैं। जैसे कि कुछ जो व्यापारी हैं जो दुकान लगाते हैं, अपना ठेला लगाते हैं या कुछ और प्रतिष्ठान चलाते हैं, जहाँ पर के प्रसाद है, फूल है या अन्य जो पूजा सामग्री है या जो भोजन सामग्री है खाद्य के संदर्भ में, तो वो सब चीज़ों को वो प्रमाणित करेंगे कि भाई ये शुद्ध है। यहाँ पर आपको शुद्धता की एक विश्वास होगा। अब इस पर मौलाना साजिद रशीदी ने इस सवाल खड़े किए हैं कि उन्होंने कहा मुसलमानों को दुकानें लगाने से रोकना गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि ये नफरत फैलाने की कोशिश है। ऐसा किसी भी धर्म में नहीं कहा गया कि मुसलमान के हाथ से कोई चीज नहीं ली जा सकती। छठ पूजा एक धार्मिक कार्यक्रम है और जो लोग मुसलमानों को इससे अलग करने की बात कर रहे हैं वो धर्म तो नहीं हो सकता, क्योंकि गीता, वेद, उपनिषद सब हमने पढ़े हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि मुसलमानों के हाथ से कोई चीज़ ली नहीं जा सकती, त्योहारों पर या ऐसे मौक़ों पर उनसे कुछ खरीदा नहीं जा सकता। ये जो लोग हैं ये धर्म का नहीं, ये अधर्म का काम कर रहे हैं। ये धर्म तो हो ही नहीं सकता, ये अधर्म है। इसलिए जो लोग इस कार्रवाई में शरीक हैं, सरकार को चाहिए उन पर कार्रवाई हो। बरेली की जेल में बंद आईएमसी के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना डॉक्टर नफीस की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। आरोप है कि मौलाना डॉक्टर नफीस ने एक वक्फ की संपत्ति पर अपनी पत्नी और परिवार के साथ मिलकर कब्जा कर लिया, जिस पर अब शिकायत के बाद डॉक्टर नफीस और उसकी पत्नी के खिलाफ आईपीसी की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि डॉक्टर नफीस हेरा फेरी कर पिछले करीब 3 दशक से जमीन पर कब्जा जमाए बैठा था। बमनपुरी इलाके के रहने वाले कमर अख्तर का आरोप है कि मौलाना डॉक्टर नफीस ने भवनपुरी की वक्फ 26 से जमीन को अब से करीब 3 दशक पहले और अपनी पत्नी फरहत बेगम के नाम पर करवा दिया था।
गाजियाबाद पुलिस ने दीपावली की रात हुए हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। मृतक के 2 आरोपी दोस्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से एक पिस्टल और एक जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ। मामला अंकुर बिहार के थाना क्षेत्र का है, जहां दिवाली की रात दोस्तों की पार्टी में यह वारदात हुई थी। पार्टी के दौरान अचानक गोली चलने से इरशाद नाम के युवक की मौत हो गई थी। और जो मृतक इरशाद है तथा इनके कुछ अन्य साथी दीपावली की रात्रि में जो तेजवीर है उसके एक पुराना घर है खंडहर नुमा है, वहाँ पे दावत कर रहे थे। अभियुक्त संदीप शर्मा के पास पूर्व से एक अवैध पिस्टल थी जो उस समय उसके पास थी। तेजवीर ने उससे पिस्टल देखने के लिए मांगा। उस दौरान उनकी कुछ छीना झपटी आपस में हुई और ये पिस्टल लोड थी और एक्सीडेंटल फायर वहाँ पे हो गया, जो कि इरशाद वहाँ पे कुछ दूरी पे खड़े थे, उनके पेट में गोली लगी और बाद में इनके उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। इसमें अवैध पिस्टल जो है वो संदीप शर्मा से बरामद की गई है, उसकी गिरफ्तारी की गई है। उन्नाव में असूहा पुलिस, एसओजी और सर्विलांस की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए झपटमारी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों से 7 मोबाइल और 4,000 रुपए बरामद किए गए। गिरोह के सदस्य उन्नाव और लखनऊ के रहने वाले थे। मुख्य आरोपियों में अभिनंदन उर्फ गुंजन, दिव्यांश रावत, सारिक खान, सैफ अली गिरफ्तार किए गए। प्रतापगढ़ से खबर, जहां 2 पक्षों में जमकर लाठियां चली हैं। मारपीट का लाइव वीडियो भी वायरल हो रहा है। ताजा मामला कोतवाली देहात के घाटमपुर गांव का है, जहां जमीन विवाद की रंजिश में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। लाठी डंडे से हुई मारपीट में 2 पक्षों के 6 लोग घायल हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर 19 लोगों पर एफआईआर की और 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। सीतापुर में पराली जलाने को लेकर किसानों पर एक्शन हुआ है। जिला प्रशासन ने 7 किसानों पर पराली जलाने पर 17,500 रुपए का जुर्माना लगाया। पूरा मामला महमूदाबाद के तहसील का है, जहां जिला प्रशासन ने पराली जलाने को लेकर मुनादी कराई और साथ ही किसानों को पराली ना जलाने के लिए शपथ भी दिलवाई। जिला सीतापुर का हूं, शपथ लेता हूं। हापुड़ से खबर मिल रही है, जहां कृषि विभाग की टीम ने एक बड़ी छापेमारी की है। हापुड़ शहर के मोदी नगर मार्ग सहित 3 अलग अलग स्थानों पर स्थित गोदामों में छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली पोटाश खाद बरामद किया। अवैध तरीके से गोदाम में यह नकली पोटाश को भरा जा रहा था। स्थानीय पुलिस भी सूचना पाते ही मौके पर पहुंची और कृषि विभाग की टीम भी जांच में जुटी है और गोदाम मालिक मौके से हालांकि फरार हो गया। हमें सूचना मिली थी मोदी नगर रोड पर एक स्कूल के पीछे एक रेजिडेंशियल एरिया है, लेकिन यहाँ पर ये गोदाम बने हुए हैं। 3 अलग अलग गोदामों में हमने छापेमारी की है। ये पहला गोदाम है। यहाँ पर हमें नकली IPL इंडियन पोटाश लिमिटेड कंपनी की MOP जो आती है, म्यूरेट ऑफ पोटाश, वो पैक करते हुए पाई गई। भरे हुए बैग थे, नकली मटेरियल में पैक किया गया था। मटेरियल अभी भी पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं पीछे। लगभग 60 से अधिक बैग 50-50 किलो के, जिन पे अनुदान दिया जाता है सरकार से, सब्सिडाइज्ड रेट पे बिकते हैं वो यहाँ पर हमें मिले पाए गए थे। मेरठ में व्यापारी से बदसलूकी के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। व्यापारी सत्यम रस्तोगी ने विपुल चपराना पर हुई कार्रवाई से संतुष्टि जताई और कहा कि वो आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहते। सत्यम ने विवाद का वायरल वीडियो वायरल ना करने की बात कही और कहा कि मंत्री सोमेन तोमर का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। जैसा मुझे अपने विवेक के हिसाब से बेहतर लगा, अपने धैर्य के हिसाब से बेहतर लगा, मैंने हाथ जोड़ के पैर पकड़ के माफी मांगी। बाकी आप सब लोगों के पास वीडियो है, आप लोग उस वीडियो में देख सकते हैं। जो हुआ गलत हुआ, पर मेरा पार्ट ये है, मेरी आप लोगों से सभी से इंतजा है, सोशल मीडिया पे और उस पे भी जो लोग इसे ट्रेंड कर रहे हैं, इसे वायरल कर रहे हैं, कृपया करके इसे यहीं रोक दें, इसे यहीं डिलीट कर दें। मेरी किसी से कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, ना मुझे किसी भी एक पर्सनल किसी इंसान को टारगेट करना है। मैं ये चाहता हूँ कि सब लोग अपना जिंदगी में स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश। कार्रवाई से संतुष्ट हैं? हम पुलिस की कार्रवाई से संपूर्णतः संतुष्ट हैं। वहीं न्यूज 18 ने मौके पर जाकर वहां मौजूद चश्मदीदों से बात की। चश्मदीदों के मुताबिक उस दिन सत्यम रस्तोगी ने शराब पी रखी थी। शराब इतनी ज्यादा पी हुई थी कि वो ठीक तरह से चल भी नहीं पा रहे थे। यही वो विवाद हुआ था और सबसे सामने यही चाय का खोखा है। भाई साहब, क्या हुआ था उस दिन? वकुल चपराना और सत्यम रस्तोगी के बीच झगड़ा क्यों हुआ? सर, यहाँ गाड़ी हटाने के चक्कर में जो है आपस में लड़ाई दंगा हुआ।
जैसे उन्होंने अपनी गाड़ी निकालने के लिए गाड़ी वाले से कहा कि भाई मेरे को अपनी गाड़ी निकालनी है, जरा साइड करो इसे। उन्होंने दारू पिए हुए थे दोनों के दोनों, उन्होंने दारू पी रखी थी बहुत ज्यादा। दारू पीने के बावजूद तो उससे कह लेगा हटावे हो, जल्दी हटा इसे यहाँ से। उन्होंने कहा गाड़ी हटाने वाला था कि भाई हटा रहा हूँ, आप तो लड़ने मरने के लिए तैयार हो रहे हो, मेरा मूड तो लड़ने का नहीं है। कह रहे हाँ लड़ने के लिए तैयार हूँ, आजा लड़ ले। और उन्होंने उल्टी, आपका कहना है सत्यम ने पहले बदतमीजी की, उन्होंने गाली बकी उल्टी सीधी बहुत ज्यादा गंदी गंदी, और गाली बकने के बावजूद उनकी गाड़ी जो है वहां से निकाल करके यहाँ लिया है, फिर और ज्यादा गाली दी उन्होंने। भाई साहब सत्यम रस्तोगी वाला मामला आप जान ही रहे होंगे, क्या हुआ था उस दिन? वैसे वो पहले तो खाना खा के गए मेरे यहाँ पे, खाना खा के जाके बाहर वो गाड़ी की पार्किंग पे विवाद हुआ किसी से। उसके बाद जो उन्होंने फिर पहले तो पार्किंग वाले से लड़े, गाड़ी वाले से उससे बहुत बदतमीजी बोला, फिर मंत्री जी को गाली दी उन्होंने, बद्दी गाली दी बहुत ज्यादा। लोगों का आरोप है शराब पिए हुए थे, बदसलूकी की और तरह तरह की चीजें और भी सामने आ रही है। शराब पिए हुए थे, सही से चला भी नहीं जा रहा था, मतलब शराब पिए हुए थे। क्या सत्यम ने पहले बदसलूकी की? नहीं हमसे तो की नहीं, बाहर। हाँ सत्यम ने पहले बदसलूकी की वहाँ पर, गाड़ी वाले से बदतमीजी। पहले उसको गाली दी गाड़ी वाले किसी एक को, फिर उसके बाद मंत्री जी को गाली दे रहा था, बिना मतलब नाम ले लेके गंदी गाली दे रहा था। चपराना को गुस्सा क्यों आया? मतलब किसी व्यक्ति का इतना गुस्सा कि सड़क पर नाक रगड़वा कर माफी मांगी? उस वजह से आया जी, वो मंत्री जी को गाली दे रहा था बहुत गंदी। ये बताएं भाई साहब कि जिस दिन ये पूरा वकील चपराना वाला एपिसोड हुआ, सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो वायरल है, क्या हुआ था उस दिन? वो लड़कों ने सामने खाना खाया बैठा होटल पे, नशे में तो चूट थी वो, तो ले जाते हुए जा रहे थे पैसे तो महिलाओं से छेड़छाड़ की। अब भी वहां जाके गाड़ी वाले की बात करने लगे लड़कों से, माँ बहन की गाली देने लगे उन्हें कि गाड़ी हटा साले है, उन्हें माँ बहन की गाली दी तो उन्हें गुस्सा आ गया। क्या आपको लगता है ये तरीका सही था? नहीं जाओ जितनी वो गाली दे रहे उस हिसाब से मेरे हिसाब से सही था, कि गाली बहुत ही ज्यादा दे रहे थे। मेरठ में व्यापारी से सड़क पर नाक रगड़वाकर माफी मंगवाने के आरोपी ने अपनी गलती के लिए माफी मांग ली। आरोपी विकुल चपराना ने सोशल मीडिया पर माफीनामा पोस्ट किया। इसमें उसने वैश्य समाज के लोगों से माफी मांगी। उसकी माफी वाला वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। ये जो सोशल मीडिया पे दिखाई जा रही हैं वो पूरी तरह सच नहीं है। मैंने किसी से नाक रगड़कर माफी मांगने की बात को बिल्कुल भी नहीं कहा था। मेरी सिर्फ गलती इतनी थी कि मैंने आक्रोश में आकर सत्यम रस्तोगी जी को अपशब्द कही। मैं उसके लिए सभी लोगों से क्षमा भी चाहता हूँ। अमरोहा में बैंक अकाउंट में हेरा फेरी कर शातिर ठगों ने गांव के 50 से ज्यादा लोगों के पैसे निकाल लिए। जब गांव वालों को अपने साथ ठगी हुई का पता चला तो आरोपियों से अपने पैसे वापस मांगे तो आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। अब पीड़ित गांव वालों ने अमरोहा कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला अधिकारी से पैसे वापस दिलाए जाने की गुहार लगाई। गांव के लोगों का आरोप है कि विधवा पेंशन, किसान सम्मान निधि और मनरेगा जैसी योजनाओं के पैसे खातों में हेरा फेरी कर OTP पूछकर निकाले गए हैं। महिलाओं के पैसे आते हैं, जैसे विधवा पेंशन, किसान सम्मान निधि, नरेगा, इसके पैसे एक लड़का फर्जी तरीके से निकालता है। अपना फ़ोन नंबर लगाता है खातों पर और OTP पूछता है और पैसे निकाल लेता है। हमारी अधिकारियों से गुजारिश है कि हमारी सख्त से सख्त कार्रवाई करें। लखनऊ में नाबालिग से रेप का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को जेल भेजा गया। शेयर मार्केट कारोबारी तौकीर आलम पर आरोप है कि उसने पहले इंस्टाग्राम पर नाबालिग से दोस्ती की, फिर फ्लैट बुलाया और आरोप है कि तौकीर ने नाबालिग लड़की को नशीला पदार्थ पिलाकर रेप किया। पॉक्सो की धाराओं में FIR दर्ज की गई है और तौकीर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बुधवार को तौकीर ने इस किशोरी को विभूति खंड के अपने फ्लैट पर बुलाया। बताया जा रहा है कि वहां पर कोल्ड ड्रिंक में कोई नशीला पदार्थ मिलाकर तौकीर ने इस किशोरी को पिलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। हालांकि किशोरी के परिजनों को शक था, लिहाजा वो भी पीछे पीछे तौकीर के फ्लैट पर पहुंच चुके थे। अपनी बेटी को बदहवासी की हालत में देखते ही उनको समझ में आ गया कि बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है। उन्होंने आरोपी तौकीर को पकड़कर विभूति खंड पुलिस को सौंपा, जिसके बाद पुलिस ने तौकीर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
बिजनौर के ननहेड़ा में 18 साल की लड़की को गुलदार द्वारा उठा ले जाने की कहानी अब झूठी निकल गई है। लड़की के माता पिता ने वन विभाग से मुआवजा लेने के लिए साजिश खुद रची थी। पुलिस और वन विभाग ने पूरे दिन ड्रोन से सर्च ऑपरेशन चलाया पर कोई सुराग नहीं मिला। शाम को लड़की देहरादून में मिली और पुलिस के सामने पूरी सच्चाई बताई। डीएफओ जय सिंह ने कहा कि परिवार के खिलाफ कार्रवाई होगी ताकि ऐसी फेक घटनाएं दोबारा ना हो। हमने लगभग शाम 6 बजे तक कॉम्बिंग की और हमें कोई भी कहीं सुराग नहीं मिला था। ना तो तेंदुए के पक्षी ने मिले थे घटनास्थल पे, ना जैसे कोई तेंदुआ घसीटता है किसी भी आदमी को, ऐसा कोई निशान नहीं मिला था। कुछ ब्लड के स्टेन कुछ नहीं मिले थे। तो हमने अपना सर्च जारी रखा था। लेकिन शाम को 6 साढ़े 6 के आसपास हमें सूचना मिलती है कि जो युवती है वो देहरादून में है। तो और उसकी पुष्टि भी हुई। वीडियो कॉल पे युवती की अपने परिजनों से बातचीत भी हुई। उन्नाव में कुत्ता भौंकने पर मालिक द्वारा नाबालिग को प्रताड़ित किया गया है, जिसके बाद नाबालिग ऋतिक यादव ने सुसाइड कर लिया था। मृतक ऋतिक यादव के परिजन ने समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन से भी मुलाकात की थी। न्याय मिलेगा। छठ को लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं के लिए विशेष इंतजाम किए। लखनऊ जंक्शन, गोरखपुर समेत मंडल के प्रमुख रेलवे स्टेशन पर 24 घंटे मॉनिटरिंग के साथ वॉर रूम का संचालन किया जा रहा है। रेलवे स्टेशन पर आई हेल्प यू सहायता बूथ, ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन की सुविधा की गई ताकि महिलाओं की मदद के लिए भी ग्रुप महिला जवानों की मेरी सहेली नाम से विशेष टीम को तैनात किया गया है। रेलवे स्टेशन एरिया कि सर्कुलेटिंग एरिया में एक होल्डिंग एरिया बनाया गया है, जहां पे वाणिज्य विभाग द्वारा और रेलवे सुरक्षा बल का स्टाफ 24 आवर्स लाउड हेलर के साथ जो है ना वहाँ पे मौजूद रहता है, ताकि किसी प्रकार की भीड़ की बढ़ने पर वहाँ पे भीड़ को एकत्रित किया जा सके और प्रायर इन्फॉर्मेशन हमारे को उसकी मिल सके। जितने भी रेलवे स्टेशन पर वैध एंट्री और एग्जिट पॉइंट हैं, प्रत्येक पॉइंट के ऊपर रेलवे सुरक्षा बल की स्टाफ की तैनाती की गई है। रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म पर रस्सा बांध करके भीड़ को नियंत्रित किया जा रहा है। स्टेशन के दोनों एंड पे हमने स्टाफ डिप्लॉय किया है ताकि कोई अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश न करने पाए। रेगुलर के अलावा अराउंड 50-55 स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं। आज के दिन में पूरे लखनऊ मंडल में 57 स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, जिससे पैसेंजर्स को एडिक्वेट अवेलेबिलिटी इंश्योर हो जाए। तो हमारा जो स्टेप है, पहला है कि पैसेंजर्स को पहले ही इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कौन सी स्पेशल ट्रेन है, वो अपनी जर्नी बेटर प्लान कर लें। उसके बाद जब पैसेंजर्स हमारे स्टेशन प्रीमाइस में आते हैं तो हमारे पास एक बहुत बड़ा होल्डिंग एरिया बना के रखा है जो एडिक्वेट है, जिसमें हमने पानी की व्यवस्था, इन्फॉर्मेशन की व्यवस्था, टिकटिंग की व्यवस्था और वॉशरूम की व्यवस्था और इमरजेंसी मेडिकल रूम, स्टैंड बाई एम्बुलेंस, वो सब कवर कर रखा है। उसके बाद पैसेंजर वहाँ आके जो अनरिजर्व पैसेंजर अगर मान लीजिए टिकट कराना चाहें तो वहीं पे टिकट करा सकते हैं। छठ पर्व को लेकर ट्रेनों में भीड़ काफी बढ़ गई है। बिहार जाने वाली ट्रेनों में काफी भीड़ है। सहारनपुर जंक्शन पर यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि बिहार जाने वाली पूर्णिया कोट जनसेवा एक्सप्रेस में पैर रखने की जगह नहीं है। लोग ट्रेन के गेट के पास खड़े होकर सफर करने को मजबूर हैं। वाराणसी में भी छठ महापर्व को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। काफी संख्या में श्रद्धालु घाटों पर पहुंचते हैं। काशी के 84 घाटों पर अतिक्रमण और सुरक्षा के नजरिए से पुलिस ने मार्च शुरू कर दिया है। रविदास से लेकर 80 घाट तक पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए। एनडीआरएफ टीम भी डिप्लॉय की जाएगी, साथ में जल पुलिस का भी डिप्लॉयमेंट रहेगा। जो पीएस सिस्टम है उनका भी जगह जगह डिप्लॉयमेंट रहेगा। महिलाओं की भीड़ काफ़ी ज़्यादा रहती है इसमें, इसीलिए उनके लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था और उनके साथ कोई अप्रिय घटना ना हो तो प्लेन क्लोथ में भी ड्यूटी लगाई जाएगी। लगातार हमारी गश्त पार्टियां भी मूवमेंट करती रहेंगी। जो अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उनको भी विभिन्न विभागों के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए सुनिश्चित कराया जा रहा है और लगातार हम लोग मूवमेंट बनाए हुए हैं। यहां वक्त बहुत छोटी से ब्रेक का है। खबरें लगातार जारी हैं।